अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नंबर 3। और आज का सेशन हमारा ज़रा टेक्निकल होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अटेंटिव होकर ये सेशन अटेंड कीजिएगा। और अगर आपने पहली 2 क्लासेस अटेंड नहीं की तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें करंटली हम स्टॉक एक्सचेंज में काम करना सीखेंगे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिहाज से। आपका रिस्पांस देखेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, फॉरेक्स, बाकी जो कमोडिटीज़ मार्केट्स हैं उनको भी हम आपके साथ शेयर करें या ना करें। तो आपने वैल्यू ज़रूर जनरेट करनी है अपने अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी आपका आज का सेशन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट से स्टार्ट करते हैं। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं जी हम, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज़ की ट्रेडिंग होती है? कोई नंबर है आपके माइंड में? कोई 500 से ज़ायद कंपनीज़ है ना इनकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है जी। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या सिर्फ यही कंपनीज है या इनके अलावा भी काफ़ी कंपनीज ऑपरेट करती हैं? ये तो कंपनीज ट्रेड कर रही हैं ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसके अलावा बेशुमार और कंपनीज हैं, ठीक है, अदर कंपनीज हैं इसमें। तो अदर कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें आईटी कंपनीज आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, सर्विसेज हैं, बेशुमार कंपनीज हैं, लेकिन इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती। तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन है। वैसे तो इनके ऑपरेशन चल रहे होते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में इसकी आम लोग बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। वजह आप कहेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कंपनीज हैं जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, ये हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होते हैं उनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के शेयर्स ट्रेड नहीं होते। क्योंकि आपको पता है कि पहली क्लास में हमने आईपीओ की बात की थी, एक प्रोसेस से गुजरना होता है, फिर ही प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन सकती है, ठीक है जी। क्या फ़र्क है इन दोनों में? इनमें अगर हम फ़र्क की बात करें तो मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा, सिंपल वर्ड्स में अगर इसके फ़र्क की बात करें तो इसमें फ़र्क है जी ओनरशिप का। और ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके बाद हमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसमें जो ओनरशिप है इसके, वो उनके फाउंडर के पास हो सकती है, मैनेजमेंट के पास हो सकती है, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसके पास हो सकती है, ठीक है। बट पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात करें तो इसकी मैनेजमेंट, जो इसकी ओनरशिप है, नो डाउट फाउंडर्स इन सब के पास होगी, बट इसमें से एक ख़ास परसेंटेज आम जनता को, जनरल पब्लिक को ऑफ़र की जाती है कि आप इनकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, आप इनके हिस्सेदार बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग आम लोग नहीं कर सकते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और यही फ़र्क है इसका मेजर, ठीक है। चलें, इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं और प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमके ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा। आईपीओ को पता है ना आपको, कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आईपीओ एक प्रोसेस होता है जिसके बाद प्राइवेट कंपनी जो है वो कोई भी कंपनी लेट से अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है कि उसके शेयर्स ट्रेड हों, तो एक आईपीओ का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को नहीं समझना, लेकिन एक प्रोसेस से गुजर के फिर ही वो कंपनी लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं कि ये है कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये है मेरी कंपनी। मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराऊँ और इसके शेयर्स की ट्रेडिंग हो, ठीक है। अच्छा समझिएगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र आईपीओ जो होता है ना, उसमें ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले कंपनी जो शेयर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इन्वॉल्व किए बगैर डायरेक्टली जनरल पब्लिक, आपको, ये जो मेरी कंपनी है, मैं डायरेक्टली आपको ऑफ़र करूंगा कि भाई ये मेरी कंपनी है, मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, आप इस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर सकते हो। उसमें स्टॉक एक्सचेंज करंटली इन्वॉल्व नहीं होगी। आप क्या करेंगे, आपके पास एक बैंक अकाउंट होगा, आप बैंक अकाउंट के ज़रिए इस कंपनी को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी डिसाइड कर दिए। लेट्स से ये मैं कहता हूँ कि भाई 30 रुपये पर शेयर होगा, एक एग्जांपल है, 50 रुपये पर शेयर होगा या जो भी है। आपने जितने शेयर परचेज़ करने होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में। कंपनी प्रोसेस करके कुछ दिनों में, 2 4 5 दिनों में आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर देगी। आपके किस अकाउंट में, मैं बताता हूँ। पहली बात यह है कि ये जो सारा काम हो रहा है इसमें पीएसएक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ब्रोकर का अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है। सीडीसी अकाउंट होगा आपका, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होगा या सीडीसी फैसिलिटेशन अकाउंट होगा, तो आप ये शेयर परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि शेयर जो है ना वो आपके सीडीसी अकाउंट में आना है। और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकें। क्लियर हो गई जी बात। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है
इसमें PSX इन्वॉल्व नहीं है। ये इनिशियली सबसे पहले जो कंपनी ऑफ़र कर रही है वो पब्लिक को ऑफ़र कर रही है, और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस जिस मार्केट में हो रहा है, जिन सर्कमस्टांसेस में हो रहा है, उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई, इसमें PSX की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलें, अभी हम ये कहते हैं कि ये जो ABC मेरी कंपनी थी, आपको ऑफ़र भी कर दी है, आपने शेयर परचेज़ भी कर लिए, IPO के बाद ये PSX में लिस्ट भी हो गई। ठीक है, PSX में लिस्ट हो गई, ये भी इन्वेस्टर्स हैं, ये भी इन्वेस्टर्स हैं। अभी यहाँ पे ये ट्रेडिंग करेंगे, और इस ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर अकाउंट होना भी ज़रूरी है, और IPO के बाद ये लोग ट्रेडिंग करेंगे जब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। और ये वाली जो मार्केट है, ये कहाँ पे ये सारा काम हो रहा है? PSX में। इसकी ट्रेडिंग PSX में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है, ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, ये वाली मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट है, और इसमें ये जो 500 से ज़ायद कंपनी मैंने आपको पीछे बताई हैं, उनकी भी ट्रेडिंग PSX में हो रही होगी, और इस कंपनी की ट्रेडिंग भी जो है PSX में हो रही होगी। तो ये PSX के बगैर जो पहली बार कंपनी ने ऑफ़र किए थे शेयर, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और PSX की जो मार्केट है उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी, सिंपल होगी बात, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि सर ये शेयर प्राइस की मूवमेंट बड़ी होती है। ये मैंने PSX का डेटा पोर्टल निकाला जी, ठीक है, और इसमें PSX डेटा पोर्टल में आए, कोई भी कंपनी सर्च कर लें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये मैं 1 महीने के चार्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। तो कभी इस कंपनी का शेयर 210 था इस बैंक का, फिर यहाँ पे देखें तो 228 हो गया, और अभी देखें तो ये 217 चल रहा है। बड़ी मूवमेंट हो रही है प्राइस, ये इसकी प्राइस में अप एंड डाउन हो रहा है। ये क्यों हो रहा होता है, प्राइस की टाइप्स क्या होती हैं, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अटेंटिव होकर देखिएगा जी। अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो ये समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टोटली काम डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे हो रहा होता है, और प्राइसेस होती हैं 3 टाइप की: बिड प्राइस, आस्क प्राइस, LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, ये भी मैं आपको सारा कुछ डेटा पोर्टल पे जाके समझाता हूँ, कोई मसले की बात ही नहीं है। और इसको मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के ज़रिए। ये हैं आप, आपके पास एक है जी, ये लेट से मोबाइल है या लैपटॉप है, वट जो भी है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि ये लैपटॉप आप बेचें, और यहाँ पे लोग हैं 3, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C। पहले एग्जांपल में आप ये कंसीडर कीजिएगा कि आप और ये मिस्टर A है, बाकी 2 लोग नहीं हैं। आप चाहते हैं कि ये लैपटॉप आप बेचें। मिस्टर A आपके पास आता है, वो कहता है कि सर ये लैपटॉप मैं लेना चाहता हूँ, आपने ये बेचना है, तो आप कितने का मुझे दे रहे हैं? आप कहते हैं कि ये लैपटॉप मैं आपको दूंगा 50,000 का। वो कहता है अच्छा, लेकिन मैं तो आपसे ये लैपटॉप लूँगा, मेरी जो ऑफ़र है वो है 41,000 की, और आपका जो लेट से बारगेनिंग करके सौदा होता है वो होता है जी लेट से 43,500 का। यहाँ पे अभी हमारे पास आ गई 3 प्राइसेस। आपने कितने पैसे मांगे, उस बंदे ने आपको कितने पैसे ऑफ़र किए, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। आपने कितने पैसे मांगे, उस बंदे ने कितने पैसे ऑफ़र किए, आपका सौदा कितने में हुआ। अभी आप ये बताइए कि यहाँ पे बिड प्राइस का क्या मतलब है, आस्क प्राइस का क्या मतलब है। आस्क प्राइस वो है जो आप उससे मांग रहे हैं, बिड प्राइस वो है वो जो आपको ऑफ़र कर रहा है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो है जिसके ऊपर आपका सौदा हुआ है। ये बात आपको समझ आ गई? बिड प्राइस, आस्क प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चलें अभी डेटा पोर्टल पे, ये देखें आस्क प्राइस 219,49। ये समझिएगा इस बात को, मैं एग्जांपल लगाइए कि मैं मेहताब, मेरे पास 1000 शेयर्स है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, और मेरा रेट है ये 219,49, 219 रुपये 49 पैसे। ये मैं आस्क प्राइस है मेरी। अभी आप ये मुझसे लेना चाहते हैं शेयर्स, लेकिन आप कहते हैं कि सर देखें हम भी शेयर लेना चाहते हैं, तो मैं तो आपको जो रेट है ना बिड कर सकता हूँ 219 रुपये 12 पैसे। ये तो फ़र्क हो गया, आस्क प्राइस और बिड प्राइस का पता चल गया। अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें यहाँ से पता चलेगी, ये 219,49। ये है क्या है, ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलें हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से हैं कि अभी हम इस एग्जांपल को ज़रा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, और अभी हम जो है ना
आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी मिसाल लगा लें कि आपने ये लैपटॉप बेचना है, आप कह रहे हैं कि 50,000 मैंने रेट लेना है इस लैपटॉप का। अभी आपके पास आ गए जी 3 लोग। कितने लोग आ गए हैं? 3 लोग। एक बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है 41,000, दूसरा बंदा ऑफ़र कर रहा है आपको 42,000, तीसरा बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है 39,000। अभी जो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने गौर से समझना है। पहले मैं इसको ज़रा मिटा लूँ, चलें। अच्छा जी, अभी आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ये आपको मैं स्टॉक एक्सचेंज की रूल से बता रहा हूँ। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे लिमिट लगा दें, और एक ऑप्शन ये है कि आप मार्केट के मुताबिक चलें। सबसे पहले हम लिमिट को एक्सप्लोर करते हैं। क्या मतलब हो गया लिमिट का? आप चाहते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप है 50,000 का, लेकिन आपने दिमाग में बचाया कि ये लैपटॉप मैं कभी भी 45,000 से कम नहीं दूंगा। यहाँ पे आपने लिमिट लगा दी कि भाई मैं 5,000 तक नुकसान अपना बर्दाश्त कर लूँगा या बारगेनिंग का, 45,000 से तो कभी भी मैं आपको लैपटॉप देने वाला ही नहीं, कम जो मर्ज़ी आ जाए। अभी आपने ये ऑफ़र लगाई, आपने आस्क किया ये प्राइस, और मार्केट में आपके पास 3 लोग आ गए। एक बंदा कह रहा है जी 41,000, दूसरा बंदा कह रहा है 42,000, तीसरा बंदा कह रहा है 39,000। आपने देखा कि ये जो रेट है, यहाँ पे रेट तो मतलब मेरे हिसाब से नहीं लग रहा, तो आपने वेट किया। आखिर एक बंदा आ गया, मिस्टर डी, उसने आपको 45,500 रेट लगा दिया। तो अभी आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई देखें ये तो बंदा बेहतरीन है, मेरा रेट था माइंड में ये, और आपने फिर 45,500 में ये डील कर दी और आपने ये लैपटॉप सेल कर दिया। अभी इसको हम कहेंगे लिमिट ऑर्डर। अभी मैं आगे जाके आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। ये आपने ऑर्डर लगाया और आपने अपने लिमिट के मुताबिक उसको बेच दिया। अभी हम दूसरे पे आते हैं। मिसाल लगाइए कि अभी हम लिमिट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जी, चलें जी एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, अभी आप मार्केट के मुताबिक चलना चाहते हैं। क्या मतलब मार्केट के मुताबिक चलना चाहते हैं? आपने कहा कि आपका लैपटॉप है 50,000 का, आप कोई लिमिट नहीं लगाते। आप कहते हैं कि चले मैं मार्केट का वेट करूँगा, लोगों को देखते हैं, जिसने सबसे बेहतरीन रेट लगा दिया मैं उसको सेल कर दूँगा। तो आपके पास 4 बंदे आ गए। मिसाल के तौर पे अभी इस बंदे ने रेट लगाया 40,500, ये जो है ना 45,500 लगाया था ना, अभी उसका 40 मैंने 500 कर दिया। अभी आपने देखा कि एक बंदा मिस्टर ए लगा रहा है 41,000, बी लगा रहा है 42,000, सी लगा रहा है 39,000 और डी लगा रहा है 40,500। तो आपने मार्केट के मुताबिक देखा कि सबसे बेहतरीन रेट इसका है, तो आपने इस बंदे को अपना लैपटॉप सेल कर दिया और इसको कहेंगे मार्केट ऑर्डर। ये बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? अभी लिमिट में क्या किया कि आपने लिमिट कर दिया कि भाई मैं इससे कम नहीं बेचूंगा, और आपने फिर मार्केट के मुताबिक देखना होता है कि भाई जो सबसे बेहतरीन रेट लगाएगा वो मुझे मिल जाए। पॉइंट समझ आ गया ना? चलें। अच्छा, अगली बात ये है कि अगर हम ख़ास तौर पे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये सारा काम चल रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। ये थ्योरेटिकल और दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे, थ्योरेटिकली भी देखेंगे। आप टमाटरों के एग्जांपल ले लें जनाब। जब मार्केट होती है, जब उसकी सीज़न आता है, तो वही मार्केट में सप्लाई कितनी होती है, हर जगह पे आपको टमाटर नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और क्या होता है कि उसका रेट 40 रुपये 50 रुपये पर केजी होता है ऐसे ही, और उसकी डिमांड उतनी की उतनी है, लोगों ने उस डेली बेसिस पे यूज़ तो करना है। डिमांड तो उसकी फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट है और उसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा है। अभी दूसरी बात यह है कि सप्लाई कम हो गई है, ऑफ सीज़न हो गया, और यहाँ पे उसकी डिमांड तो वैसे ही ज़्यादा है ऑलरेडी, सप्लाई कम हो गई है। फिर क्या होगा? यही रेट जो है वही 40-50 से लेके 200 पे चला जाता है। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर रही होती है सारी ये सेल परचेज। और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का काम भी होता है। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे शेयर की बात करते हैं ना, यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी ना, तो जो मिसाल के तौर पे सेलर्स होंगे वो अपनी प्राइस बढ़ा देंगे, जिनके पास ऑलरेडी हैं तो वो महंगा बेचेंगे।
जब इस शेयर की प्राइस कम होगी तो यही इसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो असूल है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी ऑर्डर टाइप्स पे। और ऑर्डर टाइप्स पे मैं आपको वैसे एक बता दूं बात कि मैंने आपको यहाँ पे 4 बंदों की एग्जांपल दी थी ना, ये 1 बंदा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और आपके पास एक यहाँ पे लैपटॉप था। जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ शेयर, कितने मिलियंस ऑफ शेयर की ट्रेड जो हो रही होती है, लाखों शेयर एक सेकंड में, माइक्रो सेकंड में लोग बाय सेल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से देखना क्या चाहिए, इधर की रेट है, इधर की रेट है, इसका क्या रेट है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको डिसीजन किस तरह से करेंगे, ऑर्डर किस तरह से प्लेस करेंगे, वहाँ पे देसी तरीके से तो नहीं ना ऑर्डर प्लेस होना, सिस्टमेटिक एक तरीका है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फिर वहाँ पे ऑर्डर टाइप्स होती हैं। पहले होता है लिमिट ऑर्डर, उसके बाद मार्केट ऑर्डर, और फिर स्टॉप लॉस होता है। इन 3 को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिमिट और मार्केट तो मैंने आपको समझा दिया, अभी मैं आपको इसको ये शेयर्स के लिए लेके मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। अच्छा, लिमिट ऑर्डर जिस तरह से नाम से जाहिर है प्री डिटर्मन, क्या मतलब, इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या किसी ने बाय करना है या सेल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बाय वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, गौर से समझिएगा। आप कहते हैं कि मुझे मीज़ान बैंक MEBL, मीज़ान बैंक के मुझे चाहिए 100 शेयर, ठीक है, और पहले हम लिमिट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा मार्केट में कि रेट क्या चल रहा है, रेट चल रहा है जी 219,49, लेकिन आप कहते हैं कि ये जो 100 शेयर है ना, मैं लेना चाहता हूँ 218 रुपये में, एट द रेट ऑफ 218 रुपये। आपने क्या किया यहाँ पे, पहले मुझे ये बताइए, बाय करने का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे बिड कर रहे हैं, आप यहाँ पे बिड कर रहे हैं कि आप मीज़ान बैंक के 100 शेयर 218 रुपये के हिसाब से ख़रीदना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे आपने लिमिट लगा दी। अभी मार्केट का क्या होगा, मिसाल के तौर पे आज की डेट की बात करें तो आपने ये ऑर्डर प्लेस किया और कहा कि मैं 218 में ये ख़रीदना चाहता हूँ। अभी मार्केट ये देखेगी, जो ब्रोकर का जो भी आपकी एप्लीकेशन, वो सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिंपल वर्ड रखता हूँ कि मार्केट में आप ये देखेंगे कि अभी कोई बंदा 218 का आपको बेच रहा है, 219 कोई बेच रहा है, कोई 219 से 50 बेच रहा है, ये रेट चल रहा है। तो अभी जब कोई बंदा आपको 218 पे एग्री होगा, जब वो आपको ये रेट ऑफ़र करेगा, तो फिर ही आपका ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होगा और आपके जो शेयर्स हैं वो परचेज़ कर लेंगे। अगर ये रेट रहता ही 220 है या 219 है तो डे एंड हो जाएगा और आपका ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, ऑर्डर इनकम्प्लीट ही एंड हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको, क्लियर हुई बात। अभी इसी तरह हम सेल में जाते हैं और यहाँ पे आपको फर्दर और क्लैरिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे पास मीज़ान बैंक के 1000 शेयर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 में से 100 शेयर जो है ना वो सेल करूँ, और मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई मैं रेट लूँगा 220, और मार्केट में क्या रेट चल रहा है 219,49, ठीक है। अभी जो ख़रीदने वाला, यहाँ पे आगे मेरे पास बिड्स भी आ रही होंगी, जो ख़रीदने वाला 220 लगाएगा तो फिर ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी बंदा 220 नहीं लगाता और डे एंड हो जाता तो मेरा ऑर्डर इनकम्प्लीट होगा, एंड हो जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है। और अगर 220 रेट लगता है तो ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप लिमिट लगा रहे हैं, बाय करना है तो फिर भी लिमिट लगा रहे हैं कि भाई मैं इतने में बाय करूँगा, अगर सेल करना है तो फिर भी लिमिट लगा रहे हैं कि मैं इतने में सेल करूँगा। ये बात समझ आ गई आपको। अभी दूसरी बात करते हैं जी मार्केट की। अभी इसमें क्या सिनेरियो होता है, मिसाल लेने, ये मीज़ान बैंक की बात लेते हैं और आप यहाँ पे सेल बाय करना चाहते हैं। पहला सिनेरियो है हमारा बाय का, और आप चाहते हो कि भाई मैं 100 शेयर बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने बताया था रेट, यहाँ पे आप रेट नहीं बताएंगे मार्केट में, आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करेंगे कि मैं बाय करना चाहता हूँ 100 शेयर। अभी यहाँ पे मार्केट देखेगी ABCD बेशुमार लोग होंगे, वो रेट दे रहे होंगे। कोई बंदा दे रहा होगा 219 का, कोई, अच्छा यहीं से एग्जांपल लगाते हैं, ये बंदा दे रहा है 219 का, ये दे रहा है 219,5 का, ये दे रहा है 220 का, ये दे रहा है 220,5 का। अभी आपने बाय करना है और मार्केट देखती है कि इसमें सबसे आइडियल रेट क्या है आपके हिसाब से, तो इसमें सबसे कम रेट कौन सा बनता है,
क्योंकि आपने बाय करना है ना 219 का, 219 से 219.5, 220, 220.5। तो ये जो 219 है इसके ऊपर आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा कि आपके अकाउंट में वो पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसमें आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, इसमें आपने लिमिट नहीं लगाई। अभी यही काम हम क्या करते हैं, सेल वाले ऑप्शन में देखते हैं। आपके पास 1000 शेयर्स अवेलेबल हैं MEVL के, और उसमें से आप चाहते हैं कि आप 100 शेयर जो है वो सेल करें। अभी आपने फिर मार्केट के ऊपर छोड़ दिया A, B, C और D। ठीक है, अच्छा जी, एक बंदा रेट दे रहा है आपको 218 का, एक बंदा दे रहा है 219 का, एक बंदा दे रहा है 220 का, एक बंदा दे रहा है 220 या ये 5 का। अभी मार्केट देखेगी कि आपने ये सेल करने हैं, आपके पास पैसे आने हैं, सबसे आइडियल रेट जो बंदे को दे रहा है ना उसके ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दें। 218 आपके लिए फ़ायदेमंद है, 19, 20 या 20 या ये 5। तो ये वाला जो मिस्टर D है इसके सेल जब ये को बंदा ऑफ़र कर रहा होगा ना तो सबसे आइडियल रेट पे जो आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई है। लिमिट में और मार्केट ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। लिमिट में आप लिमिट लगा देते हैं, सेल हो या परचेज़ हो, कि भाई इतने का सेल करना है या बेचना है मैंने। और मार्केट में भी क्या है कि आप मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई अगर मैंने बाय करना है तो सबसे बेस्ट रेट पे बाय करना है जो मार्केट में ऑफ़र हो रहा है, और सेल करना है तो मैंने सबसे बेहतरीन रेट पे सेल करना है जो कि मार्केट में ऑफ़र हो रहा है। क्लियर होगी ये बात। अभी स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं जी। जिस तरह ये नाम से ज़ाहिर है, ये भी एक ऑर्डर की टाइप है, नाम से ज़ाहिर है कि ये आपको नुकसान से बचाता है। मिसाल ले लें आप, मिसाल इस तरह से लें कि यही हम यहाँ पे चार्ट पे चले जाते हैं। आपने शेयर परचेज़ किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, कभी मैं मिसाल के तौर पे 1 महीने पे होना तो मैं यहाँ पे 6 महीने पे लेट से चला जाता हूँ। ये छोटी लाइन देखिएगा, आपने यहाँ पे शेयर परचेज़ किया 175 पे। अभी आपकी यही ख्वाहिश है कि ये 175 पे मैंने परचेज़ किया है तो ये ऊपर जाए, 200 पे जाए, 220 पे जाए या 180 जो भी उस पे ऊपर जाए तो मैं आगे बेचूं। लेकिन आपने इसके बाद दिसंबर से लेके आपने आगे तक देखा ये तो नीचे आता जा रहा है। 175 पे लिया और देखें ना 175 पे लिया और ये आ गया कितना 148। तो ये तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे 27 रुपये का 28 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अपने आप को नुकसान से बचाना भी होता है। तो मार्केट आपको ये भी बताती है कि आपने किस तरह से अपना नुकसान बचाना है। ठीक है, अभी उसी को हम देख लें। इसमें मैं ज़रा इसको रिमूव कर दूं। अभी तक समझ आ रही है ना मुझे? अब कमेंट्स में आप ज़रूर बताया करेंगे आपको ये क्लैरिटी हो रही है, कुछ फर्दर कुछ कुछ है कुछ बेहतर करने वाला तो उसको ज़रूर किया जाए। हाँ, अच्छा, स्टॉप लॉस में भी 2 किस्म के ऑर्डर्स आते हैं जी। एक है स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, और ये है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। जिस तरह नाम से आ रहा है कि इसमें लिमिट लग जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल को हम एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको एक बात क्लियरली बताता जाऊं कि यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकली ग्राफ एक बना लेता हूँ जी। लेट से मैंने ये ग्राफ बनाया। अभी ये कोई भी कंपनी है, ABC कोई भी कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आपने इसकी शेयर की परचेज़ की। मिसाल के तौर पे आपने शेयर परचेज़ किया 100 रुपये का, 100 रुपये के आपने शेयर परचेज़ किए 1000, मतलब कि 10,000 अमाउंट बन गई। अभी आपकी यही ख्वाहिश है ना कि 100 से ये शेयर आगे जाए, मिसाल के तौर पे 110 हो जाए, 120 हो जाए, जब यहाँ पे जाए तो आप इसको बेच दें या होल्ड करना है जो भी है। लेकिन मार्केट का पता नहीं चलता कि कभी डिमांड सप्लाई मार्केट जो है ना वो किस तरफ जा रही है, कभी उसमें डाउन ट्रेंड भी आ जाता है, वो आके हम सारा कुछ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपने आप को किस तरह से लॉस से बचा सकते हो। आप ये कहते हो कि ये 100 रुपये का मैंने शेयर लिया है, मैंने बेचना है महंगा, लेकिन मैं 5 रुपये का इसमें रिस्क ले सकता हूँ। ये बात जहन में रखिएगा। रिस्क आपने लॉस और रिस्क की रेशो जो है ना उसको हमने आगे बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करना है, और इसी रिस्क को मैनेज ना करने की वजह से लोग अपना नुकसान करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि देखो भाई 95 रुपये तक, ये वाली जो लाइन है ना, किधर की लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हो रही, हाँ ये जब अमाउंट आएगी ना 95 रुपये तक, तब मैं यहाँ तक अपना जो है ना अपना रिस्क मेंटेन कर सकता हूँ, मैं सब्र कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब अमाउंट आएगी ना 90 रुपये पे,
जब अमाउंट आएगी 90 रुपये पे तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं, ये वाली। भाई यहाँ पे अगर आए तो मुझे लगेगा कि ये जो शेयर मैंने 100 रुपये का ख़रीदा था ना, अभी ये संभलेगा नहीं, ये भी और नीचे जाएगा, तो मैं इससे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप कहते हैं कि भाई जब ये 90 रुपये पे आए तो ऑटोमेटिकली मेरा जो शेयर है वो बिक जाए। 10 रुपये का अगर मुझे लॉस होता है पर शेयर तो हो जाए, लेकिन इस 10 रुपये से ज़्यादा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गई ये 60, 10 रुपये का लॉस ज़्यादा बेहतर है या 40 रुपये का लॉस ज़्यादा बेहतर है बताइए? 10 रुपये का ठीक है ना, वो बंदा बर्दाश्त कर सकता है, 40 रुपये तो बहुत दुख होगा और नुकसान भी होगा। तो जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं ना नॉर्मल, तो ऑटोमेटिकली जब ये प्राइस 90 पे आएगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो वो है ना, क्या कहते हैं, शेयर है वो सेल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गारंटी नहीं है कि 90 रुपये पे क्या आएगा तो 90 का ही बिकेगा, ये बात जहन में रखिएगा। जो बेस्ट प्राइस होगी ना उसके ऊपर बिकेगा। मिसाल के तौर पे वो 89.9 हो सकती है, वो 90.05 हो सकती है, 91 हो सकती है। ये बात समझ आ गई? इसको हमने आगे प्रैक्टिकली बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करना है जब हम चार्टिंग की तरफ जाएंगे। अभी करंटली आप इसके ऊपर फोकस करें कि आपको ये समझ आ गई कि 100 रुपये का शेयर ख़रीदा, 95 तक आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब वो आएगा 90 रुपये के आप कहें बस बिके, ये मुझे ज़्यादा नुकसान और नहीं लेना। समझ आ गई बात जी? चलें अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा हम रिमूव कर लें। और जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉप लिमिट ऑर्डर का। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें यह है कि मिसाल के तौर पे यही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ये कहते हैं मिसाल के तौर पे ये जनाब है क्या, ये आपका है जी ग्राफ है किसी कंपनी का। आपने यहाँ पे ये वाला जो शेयर है ये 100 रुपये का परचेज़ कर लिया, आपने यहाँ पे इसके शेयर परचेज़ किए 1000, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर की, ठीक है। 100 रुपये पे आपने शेयर परचेज़ किया। वही बात कि जब ये शेयर आएगा 95 रुपये पे, आप कहते हैं कि 5 रुपये तक का जो है ना लॉस में बर्दाश्त कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्दर नीचे आता है, कि अगर ये फर्दर नीचे आता है, ये आ जाता है मिसाल के तौर पे यहाँ पे 90 रुपये के एग्जांपल लेते हैं 90 रुपये पे, तो फिर मैं यहाँ पे 90 रुपये के बाद मैं इस शेयर को नहीं बेचूँगा, मैं यहाँ पे इसको होल्ड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली 2 ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है कि 95 रुपये पे आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे 90 रुपये पे आप लिमिट लगा रहे हैं। समझिएगा, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अगर हम ये लिमिट ऑर्डर में ये नॉर्मल ऑर्डर में और ये लिमिट ऑर्डर की बात करें, तो लिमिट में आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 100 रुपये का आपने शेयर ख़रीदा, 95 रुपये तक जो है ना आप कहते हैं कि ठीक है ये आपका ऑर्डर जो है ना एक्टिव हो जाए। लेकिन अगर 95 से भी नीचे आता है ये शेयर, 90 रुपये पे आता है, तो फिर मैं इसको लेट से होल्ड करूँगा, मैं इससे नीचे अपना शेयर जो है वो सेल नहीं करूँगा। ये बात आपको समझ आई है कि नॉर्मल जो ऑर्डर है और जो लिमिट ऑर्डर है उसमें क्या फ़र्क होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एक्चुअली ये नॉर्मल होता है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप ये नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, कि जब वो 95 पे आए तो मिसाल के तौर पे आप उससे नीचे नहीं जाना चाहते और मार्केट के मुताबिक वो बिक जाए, तो वो उस टाइम वो बिक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्लास की सेशन की बात करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये स्टॉप लॉस, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जो हमने पिछले प्राइसेस की बात की, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। और मैं आपको दोबारा बताता जाऊँ कि हम आपका फ़ीडबैक देखेंगे और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें म्यूचुअल फंड्स हो गए, कमोडिटीज़ हो गई, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को लेके, फॉरेक्स को लेके हमें क्या फ़र्दर आपके साथ कंटेंट शेयर करना है या नहीं करना। तो चैनल भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।